हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम कंपनी लॉ के सभी यूनिट्स को कवर करने वाले हैं जो कि बीकॉम कोर्सेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस होने वाला है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, इलीगल एसोसिएशन और लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। और ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है हम दोनों कंडीशंस से पढ़ेंगे, जैसे कि स्टैट्यूटरी कंडीशंस भी और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन। किसी भी टॉपिक को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है तो हम उसके जनरल मीनिंग को समझें, दूसरा उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को। कंपनी का जनरल मीनिंग हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी जो वर्ड है वो उसका ओरिजिन लेटिन वर्ड से हुआ है, जिसमें कम और पेनीज वर्ड आ जाता है, जिसमें कम का मतलब है विथ और टुगेदर और पेनीज का मतलब है ब्रेड। तो ओरिजिनली कंपनी इज रेफर टू एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। मतलब जनरल मीनिंग में वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो साथ में बैठकर खाना खाया करते थे उसे भी कंपनी कहा जाता था। ये हुआ हमारा जनरल मीनिंग। अब प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हम लॉर्ड जस्टिस लिंडे की डेफिनेशन ले लेते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि एक कंपनी ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं जो मनी या फिर मनीज वर्ड जो है कॉमन स्टॉक पे एम्प्लॉय करते हैं, और यही जो मनी है उसे बिजनेस में लगा देते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे वो आपस में बांट लेते हैं। और ये जो पर्सन्स ये मनी और मनीज वर्थ कंट्रीब्यूट करते हैं इन्हें हम मेंबर्स बोलते हैं। और जो शेयर्स होते हैं कंपनी में वो ट्रांसफरेबल होते हैं, उनमें बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये डेफिनेशन समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हमारा कंपनीज एक्ट भी हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी में वो सभी कंपनीज आ गई जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं या फिर उससे पहले जो भी कंपनी लॉ हुआ करते थे उसके अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। इसमें कंपनी की फर्स्ट फीचर आ जाती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो कंपनी लॉ हमारी प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जिसमें कंपनी जो है वो खुद का नाम रख सकती है, अपने नाम के अंडर वो कोई भी एक्ट करा सकती है और इसी नाम से उसके खुद के एसेट्स भी हो सकते हैं जो कि उसके मेंबर्स से अलग होंगे। मतलब कंपनी के एसेट्स और मेंबर्स के एसेट्स दोनों अलग अलग होंगे। सेकंड फीचर है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। तो हमारी कंपनीज को एक कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस मिलती है, मतलब कि वो एक लीगल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकती है, डेट्स भी इनकर कर सकती है, मनी भी बोरो कर सकती है और कंपनी का खुद का एक बैंक अकाउंट भी हो सकता है। वो पीपल एम्प्लॉय भी कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जा सकती है और किसी को भी स्यू भी कर सकती है। जैसे कि एक इंडिविजुअल वर्क करता है वैसे ही कंपनी भी काम कर सकती है। थर्ड फीचर है सेपरेट प्रॉपर्टी। ये जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटायरली डिस्टिंक्टिव होती है, मतलब उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी वो बिल्कुल भी नहीं होती। कंपनी का जब चाहे वो उसे ओन कर सकती है और जब चाहे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दे, वो उसकी मर्जी है। तो फोर्थ फीचर पे आ जाते हैं जो कि है परपेचुअल सक्सेशन। एज पर लॉ जब तक कि कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक वो कभी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। मतलब कि कंपनी किसी भी मेंबर के डेथ से कभी अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब एक पर्सन है जिसके पास कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और कंपनी एज इट इज़ वर्क करती रहेगी। फोर्थ फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। वो एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, बट काम वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही करती है। जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी पोजेस कर सकती है और किसी को भी स्यू कर सकती है या फिर कोई भी उस कंपनी को स्यू कर सकता है, इसीलिए उसे लीगल पर्सन बोला जाता है। और आर्टिफिशियल वो इस वजह से क्योंकि वो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है और एग्जिस्टेंस उसकी सिर्फ इन द आइज ऑफ लॉ है, इसीलिए। सिक्स्थ फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे कि एक कंपनी सेपरेट पर्सन है, उसके खुद की एसेट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली उसकी खुद की लायबिलिटीज़ भी होंगी जिसमें वो खुद ही बाउंड है, मतलब उसके मेंबर्स उन लायबिलिटीज़ से बाउंड नहीं है।
मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना कि कैपिटल उन लोगों ने उस कंपनी में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसीलिए कंपनी की लाइबिलिटीज़ अलग है और उसके मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है। 7th फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उसमें बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और इसीलिए शेयर्स को एक मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। कोई भी मेंबर ओपन मार्केट में कभी भी अपनी सिक्योरिटीज़ सेल कर सकता है और जो भी मनी उसने इन्वेस्ट किया उसको रियलाइज़ कर सकता है। हमारा 8th फीचर आ जाता है कॉमन सील। कॉमन सील अब रहा नहीं, ये 25 मई 2015 में अबॉलिश हो चुका है, तो इसीलिए कॉमन सील ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इलीगल एसोसिएशन। इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो इसे ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इलीगल एसोसिएशंस किसे बोलते हैं। अगर किसी भी एसोसिएशन में या फिर पार्टनरशिप में और 50 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, मतलब 50 एक्सीड कर जाती है वो, और उस पार्टनरशिप का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसे कंपनी में इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब नीचे मैंने 464 सेक्शन 464 की एप्लीकेबिलिटी शो की हुई है, जो कि मैंने ना इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए आपको पहले ही बता दिया कि कब कब वो एप्लीकेबल होता है। अगर कोई एसोसिएशन में 50 अबव मेंबर्स हैं तब, और वो जो एसोसिएशन है वो सिर्फ गेनिंग पर्पस से कैरी ऑन हो रही है बिजनेस, तो उन्हें कंपनी में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। ये तो हुई एप्लीकेबिलिटी। अब सेक्शन 464 कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एप्लीकेबल नहीं होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, क्योंकि उसमें होमोजीनियस मेंबर्स होते हैं जो एक नॉर्मल फैमिली बिजनेस को रन करते हैं। एक ऐसी एसोसिएशन या पार्टनरशिप जो कि प्रोफेशनल्स की हो, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज, तो वो वर्क करते हैं, वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ना वर्क करके वो वर्क करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, लिटरेरी साइंटिफिक रिलीजियस एसोसिएशंस हैं, चिट फंड्स वगैरह, स्टॉक एक्सचेंजेस, वो उनके लिए अलग एक्ट है उनका। कॉमन फंड फॉर्म बाय ट्रस्टीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सिक्योरिटीज़। अब हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो कॉर्पोरेट व्हील मतलब व्हील का मतलब ये होता है कि या तो वो एक पर्दा या फिर शील्ड जिससे कंपनी और उसकी लायबिलिटीज़ मेंबर्स की लायबिलिटीज़ से डिफ्रेंशिएट हो सके। तो अब इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं, जिसमें क्या था कि कंपनी और उसके मेंबर्स के एसेट्स दोनों के अलग अलग हैं। कंपनी के बिहाफ पे जो भी एक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी। बट ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है ना, इसको कभी कभी लॉ को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि ये कब इग्नोर करना पड़ता है, जब कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हो गया या फिर कोई कंपनी के बिहाफ पे कोई इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी हुई हो, तब लॉ को ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को इग्नोर करके देखना पड़ता है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं या फिर कौन से ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसे ही लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। ये 2 कंडीशन से हो सकता है, या तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब देखते हैं ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंडर फर्स्ट कंडीशन आ जाती है मेंबरशिप फॉलिंग बिलो द रिक्वायर्ड रेट। मतलब जैसे कि हमें पता है कि पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की। और अगर ये मेंबरशिप मतलब फुलफिल नहीं हो रही है और इस चीज़ को 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करना पड़ता है। सेकंड कंडीशन आ जाती है कोई भी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है प्रॉस्पेक्टस में, मतलब कोई भी कुछ ऐसा लिखा है जिससे कि वो शेयर होल्डर्स को इनवाइट करे बट वो गलत चीज़ है, तो इसके लिए भी लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करना पड़ता है। और या तो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं की है। फोर्थ कंडीशन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप। तो इसी के अंडर हमारी 5th कंडीशन है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या अगर कभी भी बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉड तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं तो भी इस कंसेप्ट को इग्नोर किया जा सकता है। और 6th है डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स वो एक्ट होते हैं जो कंपनी के अथॉरिटी के बियॉन्ड किए जाते हैं। अगर ऐसा कोई काम हुआ है जो कंपनी के अथॉरिटी से बाहर जाके हुआ है तो उसके लिए डायरेक्टर्स ही पर्सनली लायबल होंगे। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अंडर जो भी कंडीशंस आती हैं उनको भी देख लेते हैं।
फर्स्ट कंडीशन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ कैरेक्टर से हमारा मतलब है एनिमी कैरेक्टर। एक कंपनी को एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन कर दिया जाता है अगर कोई पर्सन जो है जिसका सारे अफेयर्स पे कंट्रोल है वो रेजिडेंट हो किसी एनिमी कंट्री का, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो जो कुछ भी पोजीशन होल्ड करता है वो सिर्फ एनिमी के इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही काम कर रहा है या फिर उनके बिहाफ पे ही काम कर रहा है, इसलिए उस कंपनी को एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन कर दिया जाता है। सेकंड कंडीशन है फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। जब भी लॉ कोर्ट को ये पता चलता है कि जो कंपनी का सोल पर्पस था वो ये था कि वो टैक्सेस को इवेड कर ले, मतलब टैक्सेस बचा ले, तो हमारे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को इग्नोर किया जाता है और इंडिविजुअल्स जो भी लायबल हैं उनको देखा जाता है। थर्ड कंडीशन है फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जब भी कोर्ट को ये पता चलता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मिसयूज़ किया गया है ताकि वो कोई इम्प्रॉपर या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट कर सके, तो भी इस कंसेप्ट को इग्नोर किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन है टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। जब भी कोर्ट या लॉ को ये पता चलता है कि ये कंपनी को फॉर्म करने का सोल पर्पस ही ये था कि ताकि उसे एक डिवाइस के रूप में यूज़ किया जा सके। डिवाइस के रूप में कैसे कि जो बोनस वर्कमैन को पे होने थे उससे वो उसको कम रिड्यूस कर सके। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर कॉर्पोरेट वील को पियर्स कर सकती है इस कंडीशन में भी। फिफ्थ कंडीशन है वेयर द कंपनी इज़ अ शैम और अ क्लॉक। सिक्स्थ कंडीशन है वेयर द कंपनी इज़ यूज्ड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। इसमें भी वही है कि अगर ये जो कॉर्पोरेट वील वाला कंसेप्ट है इसको किसी इम्प्रॉपर पर्पस के लिए यूज़ किया गया या फिर इलीगल पर्पस के लिए, तो भी हमारा लॉ इस कंसेप्ट को इग्नोर कर सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को इग्नोर कर सकता है, ताकि रियल लायबल मेंबर्स का पता कर सके, जो भी इंडिविजुअल या फिर डायरेक्टर या फिर ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा जो भी इन्वॉल्व है उनका पता किया जा सके। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। होप सो जो भी कंसेप्ट्स मैंने कवर किए हैं